जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरण। क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरण। प्रीवियस क्लास में हम लोग लिच्छवी गणतंत्र के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरण के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बनाते चलें। और यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी 9th और 10th। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार को वर्तमान स्थिति तक पहुँचने में कई चरणों से गुजरना पड़ा। क्या बोल रहा है कि जो हम वर्तमान में लोकतंत्र को देख रहे हैं, इस स्थिति तक पहुंचने में जो इसे कई चरणों से गुजरना पड़ा। विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार को वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में कई चरणों से गुजरना पड़ा। सबसे प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण में आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ। देखिए ध्यान से समझते चलिएगा। क्या बोल रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। यूरोप के देशों में लोकतंत्र की स्थापना में फ्रांसीसी क्रांति का जो है महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यूरोप के देशों में देखा जाए तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 में। इन्होंने लोकतंत्र के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी। क्या दी? प्रेरणा कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इसी क्रांति ने विश्व में समानता, ध्यान दीजिएगा, इसी क्रांति, कौन सा क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति जो है, इसी ने विश्व में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा बुलंद किया। यानी फ्रांस की क्रांति में ही सबसे पहले समानता का नारा दिया गया, स्वतंत्रता का नारा दिया गया और बंधुत्व यानी भाईचारे का भाव का नारा बुलंद किया। फ्रांस को राजनीति की प्रयोगशाला कहा गया है। फ्रांस को क्या कहा गया है? राजनीति की प्रयोगशाला कहा गया है। यहाँ सभी तरह, ऐसा क्यों बोला गया है राजनीति की प्रयोगशाला? क्योंकि यहाँ जो सभी तरह की शासन पद्धतियों का प्रयोग हुआ। यानी फ्रांस में सभी तरह की शासन पद्धतियों का प्रयोग हुआ। कभी निरंकुश राजतंत्र, कभी लोकतंत्र और कभी गणतंत्र को फ्रांस ने गले लगाया। फ्रांस को राजनीति की प्रयोगशाला बोला गया। क्या बोला गया? राजनीति की प्रयोगशाला। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सभी तरह की शासन पद्धतियों का प्रयोग हुआ। कभी निरंकुश राजतंत्र का शासन रहा, कभी लोकतंत्र, तो कभी गणतंत्र को फ्रांस ने गले लगाया। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की कहानी जो है लोकतंत्र की स्थापना करने, फिर उसे उखाड़ फेंकने, पुनः उसकी स्थापना के प्रयास की कहानी है। फ्रांस की कहानी जो है लोकतंत्र की स्थापना करने, फिर उसे उखाड़ फेंकने, फिर लोकतंत्र की स्थापना करने की कहानी है। ब्रिटेन में ये हो गया फ्रांस। तो फ्रांस में किस तरह से लोकतंत्र स्थापित हुआ? यहीं पर जो है सबसे पहले समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया और यहाँ पे जो हर तरह के शासन पद्धतियों का प्रयोग हुआ। इसीलिए इसको राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा गया फ्रांस को। और कौन कौन सा शासन? कभी निरंकुश राजतंत्र रहा, तो कभी लोकतंत्र रहा, तो कभी गणतंत्र को फ्रांस ने गले लगाया। और फ्रांस की कहानी किस प्रकार रही? लोकतंत्र की स्थापना की, फिर उसे उखाड़ फेंका गया, फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई, इस तरह से। अब आते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के साथ ही लोकतंत्र के विकास की कहानी प्रारंभ हो गई।
यानी ब्रिटेन में लोकतंत्र के विकास की कहानी प्रारंभ कब होती है? गौरवपूर्ण क्रांति के साथ। अब गौरवपूर्ण क्रांति कब होती है? 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति के साथ ही लोकतंत्र के विकास की कहानी प्रारंभ हो गई। प्रारंभ में प्रगति की गति बहुत धीमी रही। जो प्रारंभ में लोकतंत्र के विकास की गति जो थी ब्रिटेन में, वो धीमी रही। फिर धीरे 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 राजतंत्र के सारे अधिकारों का इसने छीन लिया। कौन? लोकतंत्र। परंतु लोकतंत्र को धीरे धीरे राजतंत्र के सारे अधिकारों को छीनने में सफलता मिलती चली गई। लोकतंत्र की लहर, अब जब ब्रिटेन में लोकतांत्रिक स्थापना हो गया, फ्रांस में भी हो गया, तो इस तरह से लोकतंत्र की लहर जो है कहाँ पहुँच गई? उत्तरी अमेरिका में भी पहुँच गई। ब्रिटिश उपनिवेशों में भी प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश का उपनिवेश था, वहाँ पे शासन कर रहा था ब्रिटिश, जो है उपनिवेश बना करके रखा था। तो वहाँ पर भी क्या इसकी लहर पहुँच गई, मतलब बात। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उत्तरी अमेरिका स्थित ब्रिटिश उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। जो उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश थे वो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और उन्होंने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया, जिसने 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को गले लगाया। देखिए एक बार फिर से समझिए, क्या लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें प्रथम चरण जो है आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ कब होता है? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। वो भी कहाँ से शुरू होता है? यूरोप से। कहाँ से? यूरोप से। यूरोप में देखा जाए तो फ्रांस की बात करते हैं और ब्रिटेन की बात करते हैं। तो यूरोप के देशों में लोकतंत्र की स्थापना में फ्रांसीसी क्रांति का जो क्या है महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी, कि लोकतंत्र के लिए किस प्रकार से संघर्ष करें, इसके लिए लोगों को प्रेरणा दी। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? फ्रांस की क्रांति से। और यहीं पर जो है सबसे पहले समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। फ्रांस को राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सभी तरह की शासन पद्धतियों का प्रयोग हुआ, कभी निरंकुश राजतंत्र, कभी लोकतंत्र, तो कभी गणतंत्र को अपनाया। और फ्रांस की कहानी देखा जाए तो इसमें कभी लोकतंत्र की स्थापना हुआ तो कभी उसे उखाड़ फेंका गया, फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस तरह से इसकी कहानी है। अब ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो लोकतंत्र प्रारंभ कब होता है? गौरवपूर्ण क्रांति के साथ ही लोकतंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है। और जो है प्रारंभ में प्रगति जो है विकास की गति बहुत धीमी रही। फिर धीरे 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 राजतंत्र के जो सारे अधिकारों को छीनने में सफलता मिल गई। किसको? लोकतंत्र को। यानी लोकतंत्र को राजतंत्र के जो था सारे अधिकार को छीन लिया धीरे धीरे। इस तरह से ब्रिटेन में भी लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। अब लोकतंत्र की लहर कहाँ पहुँचती है? मतलब लोकतंत्र के देख रहा है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश का उपनिवेश था, वो भी देख रहा है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो रही। फ्रांस में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, फ्रांस में। इस तरह से देख करके वो भी क्या होता है, अपने आप को स्वतंत्र होने का प्रयास करता है। और ब्रिटिश उपनिवेश जो था स्वतंत्र हो गए। उन्होंने मिलकर क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया, जिसने 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को गले लगाया। इस तरह से आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर समझ में आया। समझने में यदि कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन और अमेरिका। इस तरह से क्या देखते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र की तो स्थापना हो गई। ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र की तो स्थापना हो गई, परंतु दोनों देशों में मतदान का अधिकार पुरुषों तक ही सीमित रहा। इस तरह से क्या देखें कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों जगह लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन दोनों देशों में देखा जाए तो क्या मताधिकार जो था पुरुषों तक ही सीमित रहा, यानी पुरुष को ही मत देने का अधिकार दिया गया। लोकतंत्र का ध्यान सार्वजनिक वयस्क मताधिकार
की ओर नहीं हो सका। यानी जो इसका ध्यान सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, यानी सबको, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि सभी को, जितने भी वयस्क हैं सबको वोट देने का अधिकार, इसी को बोलते हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। इस ओर जो है ध्यान नहीं हो सका। लोकतंत्र की सही पहचान यही है कि इस शासन व्यवस्था में लोगों को अपने शासक को स्वयं चुनने का अवसर प्राप्त रहता है। लोकतंत्र का मतलब यही हुआ कि लोग जो है शासक जो है, शासक का चुनाव कौन करे? लोग करें, मिलकर स्वयं चुनाव करें। लोग जो है, लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोगों को जो है अपने शासक को स्वयं चुनने का अवसर प्राप्त रहता है। लेकिन यहाँ पुरुषों तक ही मताधिकार सीमित कर दिया, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। यह तभी संभव है जब सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त हो। ये जो है कब संभव होगा? अपने शासक को स्वयं चुनने का अधिकार कब संभव होगा? जब सभी को वोट डालने का अधिकार रहेगा। मताधिकार देंगे सबको, तभी तो लोकतंत्र संभव होगा। 19वीं शताब्दी तक मताधिकार जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जा सका। 19वीं शताब्दी तक देखा जाए तो मताधिकार को सार्वजनिक नहीं किया जा सका, यानी सभी को नहीं दिया वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार जो है सबको नहीं दिया गया 19वीं शताब्दी तक। मताधिकार में भी मतभेद बना रहा, यानी कुछ को दिया भी गया, कुछ को कि पुरुषों तक ही सीमित रहा मत देने का अधिकार, कुछ को दिया भी गया तो उसमें भी मतभेद रखा गया, उसमें भी मतभेद, गरीब अमीर इस तरह का। कुछ देशों में मताधिकार उन्हें प्राप्त था जिनके पास क्या था? संपत्ति है, और जिसके पास संपत्ति है वही जो है मत दे सकता था, वही वोट दे सकता था। इस तरह का भेदभाव 1965 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में काले गोरे को क्या बोलते थे वहाँ? निग्रो, यानी को मत देने का अधिकार नहीं था। 1965 तक देखा जाए तो अमेरिका में काले लोगों यानी निग्रो को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। पराया महिलाओं को तो मताधिकार से वंचित ही रखा गया था। महिलाओं को तो एकदम से वंचित रखा गया था, एकदम उसे वोट देने का ही अधिकार नहीं था। महिला को कुछ भी नहीं, कोई भी महिला को नहीं, सिर्फ पुरुष को। अतः पुरुष नारी, धनी गरीब और काले गोरे का भेदभाव मिटाकर सबों को समान मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1893 तक केवल न्यूजीलैंड के नागरिकों को बिना भेदभाव के मताधिकार प्राप्त था। सिर्फ और सिर्फ 1893 तक केवल और केवल न्यूजीलैंड के नागरिक, जितने भी नागरिक थे न्यूजीलैंड में, उस सब को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार दिया गया था। कहाँ? न्यूजीलैंड में। इस विवेचना से स्पष्ट है कि लोकतंत्र के विस्तार के इस चरण में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देशों में ही लोकतंत्र की स्थापना हो सकी, और वह भी सीमित मताधिकार के साथ, यानी सबको मताधिकार नहीं दिया गया, एक सीमित लोगों को ही मत का अधिकार दिया गया। एक बार फिर से समझिए ध्यान से, ठीक? और फिर से समझिए, ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र की तो स्थापना हो गई, परंतु दोनों देशों में क्या था? मतदान का अधिकार पुरुषों तक ही सीमित था, यानी सिर्फ पुरुष ही वोट दे सकते थे, महिला को तो एकदम ही नहीं दिया गया था वोट देने का अधिकार। और लोकतंत्र का ध्यान जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की ओर नहीं गया। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि जो वयस्क हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाए बिना भेदभाव के। पुरुष नारी का भेदभाव नहीं, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं, इस तरह का कोई भेदभाव किए बिना सबको वोट देने का अधिकार, इसी को बोलते हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। तो इस ओर उसका ध्यान नहीं गया हो सका। और लोकतंत्र की सही पहचान यही है। लोकतंत्र की सही पहचान क्या है कि शासन व्यवस्था में लोगों को अपने शासक को स्वयं चुनने का अवसर प्राप्त रहता है।
यानी लोकतंत्र की पहचान यही है कि वहाँ के जो शासक को चुन रहा है वो सब लोग चुन रहा है कि नहीं, यानी सबको मताधिकार प्रदान होना चाहिए। जब सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त हो। 19वीं शताब्दी तक मताधिकार को सार्वजनिक नहीं किया जा सका था। मताधिकार में भी मतभेद था, यानी मत दिया भी गया, मत का अधिकार, तो उसमें भी मतभेद था, यानी गरीब अमीर इस तरह का मतभेद। यानी जिनके पास संपत्ति थी वही वोट डाल सकते थे, पराय महिलाओं को तो एकदम से वंचित कर दिया गया था, रखा गया। अतः पुरुष नारी, धनी गरीब और काले गोरे का भेद मिटाकर सब एक हो गए और उन्होंने मिलकर क्या किया, मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1893 तक देखा जाए तो केवल न्यूजीलैंड ही है जिसे न्यूजीलैंड के नागरिकों को बिना भेदभाव के मताधिकार प्राप्त था, केवल न्यूजीलैंड में। इस विवेचना से स्पष्ट है कि लोकतंत्र के विस्तार के इस चरण में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देशों में ही लोकतंत्र की स्थापना हो सकी, वो भी क्या, सीमित मताधिकार के साथ ही। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि। अपना ख्याल रखें और दोस्तों के भी बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।